आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत हम लेकर आए हैं श्रृंखला एक शख्सियत। और जो शख्सियत आज हमारे साथ हैं उनके बारे में क्या कहना। कहते हैं ना, खुदा सबको शख्स बनाता है, शख्सियत खुद से बनाओ तो बात बने। और जो शख्सियत आज हमारे साथ हैं, आप हैं डॉक्टर राजीव नारायण मिश्र। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। आपके बारे में मैं बताना चाहूँगी कि डॉक्टर मिश्र पुलिस में आने से पहले मध्य प्रदेश में कई प्रशासनिक महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं और पुलिस में आने के बाद इनकी नियुक्ति वाराणसी, अयोध्या, मेरठ और गौतम बुद्ध नगर में हुई। आप एटीएस जैसे महत्वपूर्ण संगठनों के साथ भी जुड़े रहे हैं और एसटीएफ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लखनऊ भी रहे हैं। तो डॉक्टर मिश्र, जो मेरा पहला प्रश्न आपके लिए है, पुलिस में आना है, ये आपने बचपन में ही सोच लिया था या किसी घटना या किसी शख्सियत ने आपको प्रभावित किया जिससे प्रेरित होकर आपने इस लाइन में आने की सोची? सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद, मेरा नमस्कार। मैं मैडम, जैसे आपने कहा कि पुलिस सेवाओं में आने की बात है, तो जब कोई भी व्यक्ति जब अपनी स्टडीज़ को पूरा करता है तो उसके मन में होता है कि आगे उसको भविष्य में क्या करना है। जी। चूँकि मेरा परिवार प्रशासनिक सेवाओं में रहा और शासकीय सेवाओं में रहा, तो जब मैंने ग्रेजुएशन किया और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन कॉमर्स से मैंने जब ज्वाइन किया जी। तो मैंने भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की और मेरा भी रुझान ये था कि मैं भी शासकीय सेवाओं में जाऊं। जी। और जब प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने पर एक यूपीएससी का भी और स्टेट सर्विस कमीशंस का सभी का एक कंबाइंड सिविल सर्विसेज एग्जाम्स होते हैं, जिसमें कि वो लोगों की मेरिट के अनुसार और लोगों की जो वरीयता है, उनकी विलिंगनेस है, उसके आधार पर वो सर्विसेज का अलॉटमेंट करते हैं। उसी क्रम में मुझे पुलिस की सेवाएं आवंटित हुई। यद्यपि ये बात कहने में मैं ऑनेस्टली बताऊं कि मेरा ऐसा कभी ये नहीं था कि मैं पुलिस की सेवाओं में जाऊंगा। जी। और ये चूंकि एक सिस्टम है, एक व्यवस्था है कि आप अपना प्रेफरेंसेस देते हैं और आपकी जो मेरिट होती है उसके अनुसार आपको सेवाएं आवंटित होती हैं। जी। तो मेरा पुलिस सेवाओं में आना कोई पूर्व नियोजित नहीं था। अच्छा। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि मैं उत्तर प्रदेश पुलिस ऐसे संगठन का एक हिस्सा हूँ और अपना योगदान दे रहा हूँ, क्योंकि आप जानते हैं कि पुलिस एक ऐसी सेवाएं हैं जिसमें कि आप किसी भी विक्टिम को, किसी भी व्यक्ति को आप तत्काल मदद कर सकते हैं, तत्काल राहत दे सकते हैं, तत्काल न्याय भी मौके पर जाके आप दे सकते हैं। और पुलिस एक फर्स्ट रिस्पॉन्डर की भूमिका अदा करता है, तो मौके पे जाके सबसे पहले पुलिसकर्मी, पुलिस अधिकारी ही रिस्पॉन्ड करते हैं। अन्य सेवाएं भी रिस्पॉन्ड करती हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे मामले रहते हैं जिसमें कि पुलिस को ही, चाहे वो सीधे पुलिस से संबंधित भले ना हो, लेकिन जाके प्रतिक्रिया करनी होती है। तो मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे पुलिस सेवाएं ही आवंटित हुई और मैं पूर्ण रूप से और प्रसन्नचित्त महसूस करता हूं और गौरवान्वित भी महसूस करता हूं कि मैं उत्तर प्रदेश पुलिस का एक हिस्सा हूं और अपना योगदान दे रहा हूं। अच्छा, ये बताएं कि आपने पढ़ाई कहाँ से की और जिस प्रतियोगिता में सफलता आपको किन प्रयासों में, पहले ही प्रयास में मिल गई या 2-3 बार आपको एग्ज़ाम वगैरह देने पड़े? किस तरह से तैयारी की आपने? जी मैम, चूँकि मैंने ग्रेजुएशन कॉमर्स से किया, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ साथ मैंने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की। मेरी जो प्राइमरी एजुकेशन थी वो उत्तर प्रदेश के विभिन्न ज़िलों में हुई, क्योंकि मेरे पिता भी प्रशासनिक अधिकारी थे, शासकीय सेवक थे। तो शासकीय सेवा में स्थानांतरण एक प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप बहुत सारे ज़िलों में ट्रांसफर्स होते रहते हैं। तो मेरे भी स्कूल, बहुत सारे प्राइमरी एजुकेशन विभिन्न स्कूलों में हुई और बाद में जाके हम लोग जब कानपुर में व्यवस्थापित हुए तो मेरा 9th-10th मैंने हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, उसके बाद बीकॉम और एमकॉम, ये सारी एजुकेशन कानपुर में हुई। बीकॉम और एमकॉम मैंने क्राइस्ट कॉलेज है कानपुर का, वहाँ से किया। उसके बाद मैंने जो पीएचडी की, डॉक्टरेट की, वो बरेली रुहेलखंड विश्वविद्यालय से की। अच्छा। तो ये विभिन्न स्थानों पर हम लोग एजुकेशन अपना लेते रहे। उसके बाद जो कॉम्पिटिशन्स की तैयारी थी, निश्चित तौर पे जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं एक चैलेंज होता है किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी युवक के लिए जो अपनी शिक्षा पूरी कर लेता है। तो उसके बाद उसको प्रयास करना पड़ता है और मान के चलिए कि लगभग 6 महीने से लेके 1 वर्ष तक का पूरा डेडिकेटेड टाइम उसको, बहुत आवर्स जो है वो अपने स्टडीज़ में देने पड़ते हैं, कमिटमेंट के साथ देने पड़ते हैं, मन लगाना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों से अपने को उसको कट ऑफ करना पड़ता है। तो निश्चित तौर पे जब पूरे मनोयोग से लोग अपना डेडिकेशन करते हैं, मैंने भी किया और उसका मुझे परिणाम भी मिला कि मैं सफल हुआ। और इसमें उससे पहले मैं इस पुलिस सेवाओं से में आने से पहले मैं
मध्य प्रदेश में प्रशासनिक सेवाओं में जी, था जी। और लगभग 2 वर्ष की सेवाएं मैंने वहाँ की। जी। लेकिन उसके बाद मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली और उस अपॉर्चुनिटी में मैं सफल भी हुआ और मैं पुलिस सेवाओं में योगदान दे रहा हूँ और मुझे प्रसन्नता होती है, गौरव की अनुभूति भी होती है जी, कि जी। मैं उत्तर प्रदेश पुलिस में आके अपना योगदान दे रहा हूँ। ऐसी जानकारी मुझे मिली है कि आपकी माँ के एक निर्णय ने आपकी पूरी जीवन धारा को परिवर्तित करके रख दिया, और हम जानना चाहेंगे वो क्या बात थी जिससे आपकी जीवन धारा एकदम परिवर्तित हो गई। जी मैम, एक वाकया है, बड़ा महत्वपूर्ण समय था। जी। मैं मध्य प्रदेश में प्रशासनिक सेवाओं में था, जैसे मैंने जिक्र किया, और इन्हीं सिविल सेवाओं के साक्षात्कार के लिए मैं, अपना मूल निवास हमारा कानपुर का है, मैं वहाँ पर आया। इंटरव्यू से ठीक 6 दिन पहले मैं आया था कानपुर, और 5वें दिन मेरे पिता की जो है वो 76 वर्ष में आकस्मिक उनको हार्ट ओह। अटैक पड़ने से उनकी जी। मृत्यु हो गई। यद्यपि वो ठीक थे, अपना सारा कार्य दिनचर्या अपना करते जी। थे, लेकिन ऑल ऑफ ए सडन कार्डियक अरेस्ट की वजह से वो कोलैप्स हुए। और चूंकि पुत्र होने के नाते जो अंतिम संस्कार सारे जो दाह कर्म होते हैं वो मेरे जी। द्वारा किए गए थे। और एक ऐसी मान्यता है कि जब जो दाह कर्म करता है वो 13 दिन 13वीं संस्कार जी। तक जो है वो किसी प्रकार मूवमेंट नहीं जी, करता जी। है। तो उसकी वजह से एक मना स्थिति, बड़ी विचित्र सी मना स्थिति थी। जी। मन विचलित था, मन दुखी था, परेशान था, और इंटरव्यू 5वें दिन ये साक्षात्कार शेड्यूल्ड था। जी। तो ऐसे में मेरी माँ श्रीमती मनोरमा मिश्रा, जो आज हमारे बीच में नहीं है, जी। उन्होंने एक बड़ा निर्णय लिया। निर्णय लेके उन्होंने कहा कि नहीं, तुमको जो है वो इंटरव्यू में, साक्षात्कार में सम्मिलित होना है। और मैं एक उस विषम स्थिति में, परिस्थितियों में, एक जी। विषम मनोभाव के साथ, एक दुख के साथ, एक विचलित मनोदशा में जाके मैंने साक्षात्कार में प्रतिभाग किया। और ईश्वर की कृपा से और पेरेंट्स के आशीर्वाद से और जी, वेल जी। विशर्स जी, की, जी। गुड विशेस की वजह से मैं सफल हुआ। और मैं फाइनली जो है पुलिस सेवाएं मैंने फिर ज्वाइन की। यहाँ पर मैं एक चीज़ और आपसे भी शेयर करना चाहूँगा, दर्शकों से भी शेयर करना चाहूँगा कि चूँकि ये माँ का ही निर्णय था, और माँ मेरी जो है वो बहुत धर्म और अध्यात्म के प्रति उनकी बहुत अच्छा। विशेष अभिरुचि रखती थी। जी, जी। और 50-60 के दशक में जब फीमेल्स के लिए बाहर जाना और बहुत सारे प्रतिबंध थे, तो उस समय उन्होंने 2 सब्जेक्ट्स में, 2 विषयों में परास्नातक, जिसे सामान्य भाषा में डबल MA जी, कहते जी, हैं, जी। वो किया था। उनको साहित्य रत्न की भी उपाधि मिली थी। जी। महादेवी वर्मा जी की वो शिष्या थी। अच्छा। और बहुत सारे लोगों की जैसे मन में शंकाएं होती हैं, उन शंकाओं को वो धार्मिक ग्रंथों के अनुसार उन शंकाओं का निवारण करती थी। अच्छा। जिससे लोग उनसे बहुत सारे काउंसलिंग परामर्श के लिए, लेने आते परामर्श के लिए बहुत जी, सारे जी। लोग आते थे। जी, जी। और वो उनका ऐसा निदान करती थी, उनके मनोभाव को भी पढ़ती थी, और अच्छा। धार्मिक ग्रंथों के साथ जब वो उनको सजेशंस देती थी, तो वो जी। लोग एक नई ऊर्जा, एक नए उत्साह जी, और जी। एक नए कॉन्फिडेंस के साथ समझते थे मैं बिल्कुल सही जी। जगह आके मुझे परामर्श मिल रहा है। और उस कार्य को जी। करते थे, तो उनको अच्छा। सफलता भी मिलती थी, क्योंकि उनका फोकस और कमिटमेंट जी। एक तरफ हो जाता जी, था। जो जी, जी। दुविधाएं थी वो धार्मिक ग्रंथों के अनुसार उनकी दूर हो जाती थी, तो वो लोग आगे जाके उसको अच्छे ढंग से कर पाते थे। डॉक्टर मिश्र, कहा जाता है कि पुलिस का जो कार्य होता है बेहद चुनौतीपूर्ण होता है, तो आपके कार्यकाल में ऐसी चुनौतियां तो यकीनन ज़रूर आई होंगी, तो कैसे मुकाबला किया आपने, कैसे फेस किया उन सब चीज़ों को? जी मैम, पुलिस का कार्य निश्चित तौर पे बहुत जी। चुनौतीपूर्ण है। विभिन्न प्रकार की चुनौतियां सामने आती हैं। प्रत्येक दिवस एक नई चुनौती, प्रत्येक दिवस की सुबह एक नई चुनौती के साथ होती है। और मेरे क्या, हर पुलिसकर्मी के सामने जी। ये चैलेंज होता है कि वो उन चुनौतियों का किस प्रकार से सामना करे। और इसके लिए हम लोगों को बहुत सारे प्रशिक्षण भी दिए जाते हैं। सारे प्रशिक्षण सारे स्तर पर, विभिन्न स्तरों पर, हर स्तर के पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण दिए जाते हैं। जी। और इस तरह के बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन मैं अगर स्पेसिफिक उदाहरण की बात करूं तो मैं आपके सामने 2 चीज़ों जी। को रखना चाहूँगा। एक, जैसे कि हम लोग जब कोई चुनौती आती है तो बेसिकली हमारा काम अपराध और अपराधियों के विरुद्ध बिल्कुल। कठोरतम कार्रवाई करना है, जी। शांति व्यवस्था को बना के बनाए रखना है, रखना, जी। विशिष्ट मान भावों को सुरक्षा देना है। तो उसी क्रम में अपराध और अपराधियों की एक चुनौती पिछले मेरे कार्यकाल में STF की नियुक्ति के दौरान एक सामने आई थी। उत्तर प्रदेश का एक बहुत दुर्दांत अपराधी था, मैं उसका नाम इस फोरम पे लेना उचित नहीं है। उसका आतंक जो है वो दिल्ली, हरियाणा राज्य और उत्तर प्रदेश राज्य में था। जी। तीनों राज्यों की पुलिस लगातार उसको कई वर्षों से उसको ट्रैक कर रही थी, STF भी ट्रैक कर रही थी, और ये प्रक्रिया लगभग चलती रही। बड़े बड़े उसने शार्प शूटर था वो, रैंसम लेके, बहुत बड़ी फिरौतियों लेके वो किडनैपिंग, हत्या, अपहरण
और हत्या के प्रयास, इस प्रकार के बहुत सारे अभियोग उसके विरुद्ध पंजीकृत थे। तो एक घटना हुई 23 अप्रैल 2018 की बात है। सो हम लोगों ने हरियाणा पुलिस के साथ एक कोऑर्डिनेट करके डे लाइट मुठभेड़ में उसको मारा। अच्छा। और अगर ये कहा जाए कि पिछले 5 वर्षों में जो दुर्दांत अपराधियों में जो सबसे खतरनाक अपराधी में उसका नाम रहा है, वो शार्प शूटर था और लगातार जो उसके टारगेट्स होते थे उस पर 50-50, 60-60 राउंड लगातार फायर करता था। अच्छा उसका ये भी था कि वो दोनों हाथों से फायरिंग करने का कैपेबल था। जी। और डे लाइट इनकाउंटर हुआ इस 23 अप्रैल 2018 को 9:30 बजे के आसपास। जी। हॉट चेज हम लोगों ने की और उसने भी फायर किया, एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ, वो भागा। और सारा घटनाक्रम जो वहाँ पर नोएडा की बात है, उस सारे शहर में जो विभिन्न CCTVs कैमरे लगे रहते हैं उनमें सब कैप्चर भी हुआ। अच्छा। और डे लाइट इनकाउंटर में वो बदमाश मारा गया। तो एक बहुत बड़ी चुनौती थी, बहुत उससे बड़ी 3 चुनौती। राज्यों की जी। पुलिस ने राहत की सांस ली। और इसी प्रकार एक घटना जो राष्ट्रीय क्या जिसे मैं अंतर्राष्ट्रीय घटना कह सकता हूँ कि 5 जुलाई 2005 की बात है। जी अयोध्या राम जन्मभूमि मंदिर पर आतंकवादी हमला हुआ था। जी। जी मेरी उस वक्त नियुक्ति अयोध्या जो फैज़ाबाद वर्तमान में जनपद का नाम अयोध्या वहाँ पर थी। और सुबह लगभग 9, सवा 9 बजे के आसपास सूचना आई कि एक ब्लास्ट हुआ है। उस पर मैं, चूँकि मंगलवार का दिन था, मंगलवार और शुक्रवार पुलिस के लिए थोड़ा अर्ली डेज होते हैं कि वो परेड्स का दिन होते हैं, तो हम लोग सुबह जल्दी तैयार रहते हैं। तो उस सूचना पर तत्काल प्रतिक्रिया करके मैं अपने उस जहाँ पर से सूचना आ रही थी वहाँ पर पहुँचा। और वहाँ पर जब मैं पहुँचा तो देखा कि वहाँ पर लगातार फायरिंग की आवाज़ हो रही है और काफ़ी रुक रुक के लगातार ये फायरिंग 45 मिनट के आसपास चली। जी। उसमें एक CRPF के साथ एक मुठभेड़ हुई जिसमें 5 टेररिस्ट मारे गए और वो सारा एक फिदाइन हमला था। जी इस ऑपरेशन में पुलिस की और पैरामिलिट्री फोर्सेस की सबसे बड़ी सफलता ये रही कि कोई भी कैजुअल्टी किसी पुलिसकर्मी की नहीं हुई। तो कितने तत्पर थे आप लोग, मतलब जैसे ही सूचना मिली फौरन अपना आपने उसको किस तरह से व्यवस्थित करके एकदम आप लोग चल दिए। तो ये तत्परता मेन चीज़ होती है आप पुलिस विभाग में। जी मैम, पुलिस में रिस्पांस टाइम ही बिल्कुल। सबसे महत्वपूर्ण होता है और एक बेटर रिस्पांस टाइम के साथ सारे फोर्सेस ने रिएक्ट किया और जिसका परिणाम रहा कि वो सारे 5 आतंकवादी मारे गए। वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जैश ए मोहम्मद के थे, बाद में ये पता चला। और उनके पास से बड़ी संख्या में वेपन्स, AK-47, रॉकेट लॉन्चर्स, हैंड ग्रेनेड्स, ये सारे रिकवर हुए। और वो एक घटना एक बड़ी घटना थी जी, जिसको जी। मैंने आपके सामने रखा है। जी तो इस प्रकार ये सामने एक चुनौतियां दिन प्रतिदिन आती रहती हैं, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो हमारी पुलिस बल की जो टीम है, जी। ये टीम के रूप में काम करती है, संयुक्त प्रयासों के संयुक्त फलस्वरूप होता प्रयासों है। का। चाहे हमारा अगर सबॉर्डिनेट भी हो तो वो सबॉर्डिनेट नहीं है, वो दे आर नॉट सबॉर्डिनेट टू अस, दे वर्क विद अस। जी जी। तो हम लोग उसी भावना से काम करते हैं और हमेशा उसके अच्छे परिणाम भी सफल भी दृष्टिगोचर होते हुए हैं हमेशा। जी मैम, सब दृष्टिगोचर अच्छा, हुए हैं। अपराध और अपराधियों के अतिरिक्त पुलिस विभाग में रहते हुए कोई एक ऐसा महत्वपूर्ण प्रयास है जो आपको लगता है कि दर्शकों से साझा करना चाहिए? कुछ और ऐसा काम जो आप करना चाहते हो इन सब चीज़ों से हटकर? जी मैम, बेसिकली पुलिस का कार्य अपराध और अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई के अतिरिक्त बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आम जन के दिन प्रतिदिन की से जुड़ी हुई हैं। जी जी। और मेरा यातायात प्रबंधन एक प्रमुख विषय रहा है। अच्छा। जैसे कि ट्रैफिक मैनेजमेंट, जी जिसे जी जी। पहले ट्रैफिक कंट्रोल कहा जाता था। कंट्रोल एक नियंत्रण का भाव देता है, अब जी। वो प्रबंधन की बात है। और सही भी है कि हमको प्रबंधन करना है कि आने और जाने के रास्ते लोगों को सजेस्ट करें, सुविधाएं सजेस्ट करें कि किस प्रकार से वो जब अपने घर से निकलें तो अपने गंतव्य को सुरक्षित पहुँचें। जी एक मैं आंकड़ा भी आपके सामने, दर्शकों के सामने रखना चाहूँगा कि जो अपराध होता है, अपराध में जो मृतकों की संख्या है, जब किसी अपराध की वजह से किसी की जान जाती है और जब रोड पे चलता है तो कोई दुर्घटना में शिकार होते हैं तब किसी की जान जाती है, तो अपराध से होने वाली मृतकों की संख्या बहुत कम है और एक्सीडेंट से मरने वालों की संख्या कई गुना अधिक होती है। जी। और इससे हम ये कह सकते हैं कि अपराध से तो व्यक्ति विशेष प्रभावित होते हैं और रोड पर जब सुरक्षा की बात आती है, रोड पे एक्सीडेंट से किसी की जान जाती है या कोई घायल होता है, तो ये बड़ी संख्या में लोग प्रभावित होते हैं और ये एक पब्लिक हेल्थ इशू से रिलेटेड बात हम इसको कह सकते हैं कि ये है। तो उसी में अगर हम पिछले वर्ष की आंकड़ों की बात करते हैं तो वर्ष 2020 में एक आंकड़े जो है वो सामने आए हैं नेशनल स्टैटिस्टिक्स
जो सामने आई है कि प्रत्येक वर्ष लगभग, पिछले वर्ष की बात करें, पिछले वर्ष लगभग 3.5 लाख से अधिक दुर्घटनाएं सड़कों पे हुई हैं और उसमें 1,33,000 से अधिक लोग असामयिक मृत्यु के शिकार हुए हैं। इसी प्रकार घायलों की संख्या भी बहुत अधिक है। उसी में एक ये सर्वे किया गया कि अगर सड़क पे घटनाएं होती हैं तो इसका कारण क्या है। तो ये पाया गया कि जो नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स है, अगर 3.5 लाख एक्सीडेंट्स हो रहे हैं तो उसमें 60% एक्सीडेंट्स जो है वो दे आर बिकॉज ऑफ ओवर स्पीडिंग। जी। लोग जो गति सीमा है, निर्धारित गति सीमा है या ज़्यादा तेज जब वाहनों को चलाते हैं तो वो एक दुर्घटना का कारण बनते हैं। तो ओवर स्पीडिंग के संबंध में एक सबसे पहले हम लोगों ने 2015 में मेरी एसपी ट्रैफिक के रूप में गौतम बुद्ध नगर में, जैसे नोएडा लोग जानते हैं, नोएडा में पोस्टिंग थी जी। और वहाँ पर एक्सप्रेसवे, नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे का निर्माण हुआ था। उसको हम लोगों ने इनिशिएटिव लेके नोएडा प्राधिकरण के सहयोग से वहाँ पर उसको हम लोगों ने कैमरों से इक्विप किया। अच्छा। और पैन इंडिया जो है हम लोगों ने इन्फोर्समेंट शुरू किया कि जो भी लोग ओवर स्पीडिंग करेंगे, जैसे उस पर एक्सप्रेसवे पे गति सीमा 100 किलोमीटर पर आवर निर्धारित की गई थी। तो जब देखा कि लोग 100 से ऊपर भी गाड़ियां चला रहे हैं तो उस को हम लोगों ने इन्फोर्समेंट के साथ, उन कैमरों को इन्फोर्समेंट के साथ जोड़ा और ये उत्तर प्रदेश में एक पहला अभिनव प्रयास था जी। जिसको मैंने लीड किया, मुझे कहते हुए प्रसन्नता भी हो रही है। तो उसके बाद जो है वो पैन इंडिया हम लोगों ने चालान किए उसके जी। तो उसका एक सीधे सीधे फर्क हम लोगों को देखने को मिला कि सड़कों पर एक्सीडेंट्स की जो संख्या थी वो ड्रेस्टिकली रिड्यूस हुई। जी जी। लोगों को पता हो गया कि वो कैमरे की जद में है। जी जी। और जब ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं उनके पास चालान आ रहा है तो वो सबको पता हो गया कि अब इस पे ओवर स्पीडिंग हमको नहीं करनी है, हम पे नजर रखी जा हम रही पर है। नजर रखी जा रही है। और उसका बड़ा सुखद परिणाम आया कि जो डेथ टोल से उनमें कमी आई। तो मुझे यातायात जागरूकता सप्ताह भी आप लोग मनाते हैं और पब्लिक को अवेयर करते हैं कि भाई आपकी स्पीड इतनी हो, हेलमेट लगाइए और 2 से ज़्यादा सवारी अब 2 पहिए वाहन पे ना चलाइए। तो इससे पब्लिक में जागरूकता तो आई है। बिल्कुल आपका ठीक कहना है कि हम लोग अवेयरनेस ड्राइव्स भी चलाते हैं, बिल्कुल। ट्रैफिक में भी बहुत सारे अवेयरनेस ड्राइव्स चलाते हैं। तो उसके बाद फिर बहुत सारे जितने भी एक्सप्रेसवे बन रहे हैं शहरों के अंदर भी, जो स्मार्ट सिटी के कॉन्सेप्ट्स हैं उनमें कैमरों के माध्यम से हम अच्छा, लोग यही एक बात enforcement कर पूछना रहे हैं। चाहती हूँ, जो एक्सप्रेस वे है तो इतनी लंबी होती है वो, और वहाँ पे पुलिस का भी प्रबंध रहता है। जैसे मान लीजिए किसी कारणवश कोई दुर्घटना हो गई तो तत्काल उनको सहायता मिल जाती पुलिस से। जी मैम, जो सारे एक्सप्रेस वे हैं उन पर पेट्रोल कार्स, पुलिस की जो पुलिस रिस्पांस पीआरवी व्हीकल्स हैं वो वहाँ पर स्टेशनड हैं, सारे एक्सप्रेस वे पे स्टेशनड हैं। जी। और उसके अलावा जो हेल्पलाइन नंबर्स हैं वो भी डिस्प्ले किए गए हैं और उसके माध्यम से वो इमीडिएटली या 112 के माध्यम से भी वो 112 जो तत्काल इमरजेंसी के कॉल करके, SOS कॉल करके वो हेल्प और रिलीफ ले सकते हैं। और रिस्पांस टाइम भी बहुत अच्छा है, जो पुलिस रिस्पांस व्हीकल्स का रिस्पांस टाइम बहुत अच्छा है। वो इमीडिएटली पहुंचकर, एम्बुलेंस फैसिलिटीज भी सारे एक्सप्रेस वे पे अवेलेबल हैं। तो कभी कोई दुर्घटना का शिकार होता है तो वो इन नंबरों के माध्यम से, 108 के माध्यम से, 112 के माध्यम से हेल्प लेके तत्काल रिलीफ ले सकते हैं। अच्छा, ये बताएं कभी भावनाओं और कर्तव्यों का द्वंद्व हुआ है आपके साथ भी? कोई ऐसा मौका आया जब भावना और कर्तव्य के बीच में आपको किसी एक को चुनना पड़ा हो? जी मैडम, जो पुलिस की सेवाएं हैं इसमें मुझे लगता है कि ये द्वंद्व हर पुलिसकर्मी के सामने कभी ना कभी अवश्य आता है। जी जी। और उसको ये निर्णय लेने के ऑप्शंस भी उसके पास बहुत कम होते हैं, क्योंकि एक अनुशासित विभाग है और उसको हर कर्मी को, हर अधिकारी को उसी नियमों के दायरे में रहकर ही अपने कर्तव्यों को निष्पादित करना होता है। मेरे सामने भी कुछ वाकये आए, जैसे कि शुरू की मैं अंडर ट्रेनिंग था, मतलब मुझे एक डेजिग्नेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, एक अंडर ट्रेनिंग का पीरियड था। उस वक्त ही मेरे पुत्र अंशुमान का मुंडन संस्कार था। सारे नातेदार, रिश्तेदार, सारे लोग इकट्ठा हुए और कि गांव में जाके हम लोग कराएंगे। सब लोग गाड़ी में बैठ रहे थे कि अचानक ही मुझे कहीं से सीनियर अफसर्स की कॉल आई कि भाई आपको कहीं पर ड्यूटी पे जाना है। तो मैंने सबको भेजा, मैं कार्यक्रम में नहीं शिरकत कर पाया। उसके बाद एक और गंभीर विषय यह था कि मेरी माताजी का जब देहावसान हुआ तो उस समय मैं नहीं पहुंच पाया और सीधे मुझे दाह संस्कार स्थल पे पहुंचना पड़ा। तो बहुत समय ऐसे आते हैं कि लेकिन इसमें एक चीज़ ये मैं आपको शेयर करना चाहूँगा कि ये तो 2 घटनाएं थी, लेकिन बहुत सारे जैसे त्यौहार हैं और बहुत सारे पर्व होते हैं जिसमें कि पुलिसकर्मी, पुलिस परिवार के संग रहना चाहते हैं, परिवार के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन ड्यूटी पर जिम्मेदारी होने के कारण जी जी तो वो उन कार्यक्रमों में शिरकत नहीं कर पाते हैं। पारिवारिक शादी, विवाह, अन्य कार्यक्रमों में भी शामिल नहीं हो पाते हैं। हमारे त्यौहार तो इसीलिए हम लोग सुखद रूप में मनाते हैं क्योंकि आप लोग ड्यूटीज़ पे रहते हैं।
जी मैम, लेकिन जब कभी ऐसे अवसर्स पे जब हम लोग अपने जी। परिवारों के साथ नहीं होते हैं और इन त्योहारों और इन कार्यक्रमों को जब हम लोग संपादित कराते हैं और जब जी। ये सकुशल संपादित हो जाते हैं तो हम जी। लोगों को घर में राहत की रहकर सांस। मनाने से ज़्यादा जी। प्रसन्नता और खुशी होती है कि जो हमारी जिम्मेदारी थी उसको हम लोगों ने अच्छे ढंग से निर्वहन बिल्कुल। किया, हर पुलिसकर्मी ने निर्वहन जी। किया, हमारी टीम ने अच्छे ढंग से निर्वहन किया। तो वो कमी जो जो भावना है वो कभी हर्ट नहीं होती कि हम अपने घर के साथ नहीं जा पाए। एक सुखद एहसास सुखद होता एहसास होता है, जी। प्रसन्नता की अनुभूति होती है जी। और कभी ये इतना कष्ट महसूस नहीं होता जी, कि हम जी। वहाँ जाते तो शायद कुछ ज़्यादा अच्छा होता। लगता है कि हमने अपनी जिम्मेदारी को अच्छे ढंग से पूरा किया और प्रसन्नता का अनुभव होता है। जी। डॉक्टर मिश्र, मैं बहुत देर से देख रही हूँ कि आपकी वर्दी पे मेडल लगे हुए हैं और मन में बड़ी उत्सुकता हो रही है कि मैं आपसे पूछूं कि ये मेडल आपको क्यों प्रदान किए गए हैं। जी मैडम, जब किसी भी पुलिस अधिकारी और कर्मी को जी। जब उसके कार्यों के लिए सराहना की जाती है, प्रशंसा की जाती है जी। जी। और उसको उसकी हौसला अफजाई की जाती है तो सभी को प्रसन्नता होती है। जी। और मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे भी ऐसे कई अवसर मिले। जी। मैंने अभी जैसे जिक्र किया कि जो 5 जुलाई 2005 को अयोध्या राम जी। जी। जन्मभूमि पे आतंकवादी हमला हुआ था, उसमें मेरे योगदान को देखते हुए महामहिम राष्ट्रपति भारत द्वारा अच्छा। वीरता के लिए पुरस्कार दिया गया। जी। इसके बाद सराहनीय सेवाओं के लिए पुनः महामहिम राष्ट्रपति भारत द्वारा फिर मुझे प्रेसिडेंट मेडल दिया गया। इसके अलावा जो पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा भी मुझे प्रशंसा चिन्ह रजत, स्वर्ण और प्लेटिनम प्रदान किया गया। तो ये निश्चित तौर पे जब इस प्रकार की सराहना और प्रशंसा होती है तो हर अधिकारी, हर पुलिस कर्मी एक ज़्यादा उत्साह के साथ, ज़्यादा उमंग के अच्छा, साथ ये बताएं कि जब ये अपनी मेडल ड्यूटियों आपकी को। वर्दी पे लगाए जाते हैं उस समय की अनुभूति क्या होती है, वो क्या फीलिंग आपके मन में आती है जब मेडल आपको लगाए जा रहे होते तो अंदर से कौन सी भावनाओं का कहते हैं ना ज्वार एकदम से आ जाता है, क्या सोचते हैं आप लोग? जी, उस वक्त बहुत ही प्रसन्नता का अनुभव होता है और हम लोग प्रयास भी करते हैं कि जब इस प्रकार का कोई गौरव का पल हो तो हमारे परिवार के सारे सदस्य लोग साथ हों। जी। और मुझे ऐसे मौके मिले कि जहां मैं इन सेरेमनीज़ में, जो मेडल सेरेमनीज़ होती हैं, उनमें अपने परिवार के साथ सम्मिलित हुआ और बहुत ही उमंग और उत्साह और गौरव की अनुभूति होती है जब इस प्रकार के डेकोरेशंस किसी भी पुलिस अधिकारी को मिलते हैं और मुझे भी मिले। मैं अपने बहुत को ही गौरवान्वित गौरवान्वित महसूस और करते हैं। भाग्यशाली बिल्कुल महसूस बिल्कुल। करता हूँ। अच्छा, अपराध और अपराधी आजकल जो देखा जा रहा है, चुनौतियां जो आ रही पुलिस के सामने बड़े हाईटेक हो गए हैं, अपराध भी हाईटेक और अपराधी भी हाईटेक। तो इनको नियंत्रण करने के लिए आप लोगों की क्या तैयारी रहती है, आप कैसे नियंत्रित करते रहें? देखिए, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विकास हुआ तो बहुत सारे जो क्रिमिनल्स हैं वो भी उन टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। जो हमारे जो प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एसटीएफ है, एटीएस है, जहां मैंने भी काफ़ी मुझे भी मौका मिला योगदान देने का, तो वो लोग सारे जो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सारे संगठन्स हैं, जी। वो वेल इक्विप्ड हैं। वेल इक्विप्ड का मतलब वो सारे सर्विलांस, साइबर क्राइम और बहुत सारी चीज़ों से निपटने के लिए सक्षम हैं। अच्छा। जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनका भी अपराध और अपराधियों पर आप कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, जो पेशेवर अपराधी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई करें। ये लगातार उनके निर्देशन पे, गाइडलाइंस पे हम लोग अभियान चलाते हैं और लगातार एक आपने भी देखा होगा कि आमजन ने भी महसूस किया है कि उसमें पुलिस ने प्रभावी ढंग से कार्रवाइयाँ की हैं। जो एक नई फील्ड है जैसे साइबर क्राइम है, क्योंकि आप देखते हैं कि अब वो जो ट्रेडिशनल क्राइम था उसके सापेक्ष साइबर क्राइम में भी वृद्धि हो रही है। जी। तो उत्तर प्रदेश पुलिस ने जो रेंज हेडक्वार्टर्स के थाने हेडक्वार्टर्स के जो स्टेशंस हैं, तो लगभग 18 साइबर पुलिस स्टेशंस की स्थापना की जा चुकी है। उनको वेल इक्विप्ड जो है उत्तर प्रदेश शासन लगातार कर रहा है कि उनके पास सारे इक्विपमेंट्स हों, जिससे कि वो किसी प्रकार के कोई भी चैलेंजेस हो उनको फेस कर सकें। और बहुत सारे हम लोग अवेयरनेस ड्राइव्स भी चलाते हैं, जैसे ट्रैफिक की बात आई, ट्रैफिक अवेयरनेस ड्राइव्स चलाते हैं। साइबर क्राइम के लिए लोगों को जागरूक करते हैं कि आपको क्या करना है, डूज एंड डोंट्स बताते हैं कि ओटीपी मत शेयर करिए। बहुत सारे लोग आपके रिमोट एक्सेस फ़ोन पे करना चाहते हैं। बहुत सारी जो सावधानियां हैं उनके बारे में उनको ब्रीफ करते रहते हैं। अच्छा। तो इसी के साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इन सारी चीज़ों के साथ एक जनरल प्रिंसिपल भी है कि बायर बी वेयर, क्रेता सावधान हो। माने हर व्यक्ति विशेष की भी ये जिम्मेदारी है कि वो स्वयं भी जागरूक रहे और सतर्क रहे, सावधान रहे। बिल्कुल। तो बस चलते चलते एक आखिरी जो सवाल था मेरा कि आप देश के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे संक्षिप्त शब्दों में? जी, मैं स्वामी विवेकानंद जी के शब्दों को ही इस फोरम पे कहना चाहूँगा
जो कि हर युवा में एक ऊर्जा का संचार अवश्य करेंगे। उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि जो सारी शक्तियाँ ब्रह्मांड में पहले से ही हमारे पास हैं, हम ही हैं कि वो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और कहते हैं बहुत अच्छा, अंधकार बिल्कुल अंधकार है, तो स्वयं को पहचानें और स्वयं पर विश्वास करें। डॉक्टर मिश्र, आप हमारे इस स्टूडियो में आए और आपसे हमने कई सारी बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार मैम, दर्शकों को भी नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।